साथियों, आपके द्वारा मैसेज प्राप्त हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट अंकेक्षण प्रतिवेदन पर आपको गाइड करना है। तो अंकेक्षण प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट का मीनिंग अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या है? अंकेक्षक लेखा पुस्तकों की जांच करने के बाद उनके संबंध में अपना एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट बनाता है, जिसे अंकेक्षण प्रतिवेदन कहते हैं। हिसाब किताब की जांच करने के बाद वह अपने किए हुए कार्य का सारांश रूप जो प्रस्तुत करता है, जिस पर उसके हस्ताक्षर भी होते हैं, इसी विवरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर कुछ अंकेक्षण प्रतिवेदन की विशेषताएं सामने आती है, जो निम्नलिखित है। पहली विशेषता है कि यह जांच किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण है। नंबर 2, इस विवरण के माध्यम से नियोक्ता को तथ्यात्मक सबूत तथा लेखा वर्ष में किए गए वित्तीय कार्यों के परिणामों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी विशेषता है, यह एकत्रित एवं विचारित का मतलब उस पर विचार कर लिया गया विचारित तथ्यों का विवरण है। चौथी विशेषता है कि वित्तीय विवरणों के संबंध में अंकेक्षक जो अपना मत प्रकट करता है, उसका माध्यम अंकेक्षण प्रतिवेदन है। पांचवी विशेषता है कि ये एक तरह से अंकेक्षण का अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट है। कई बार वर्ष के बीच में भी कंपनियां अंकेक्षण करवाती है, तो उस टाइम भी उसे प्रतिवेदन देना पड़ता है, तो उसको अपन अंतरिम प्रतिवेदन इंटरिम रिपोर्ट कहते हैं। इसलिए मैंने बताया कि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रहे। अब अगली चीज अपन डिस्कस करते हैं, अंकेक्षण प्रतिवेदन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जैसा कि अपन जानते हैं कि अंकेक्षक एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है और उसके द्वारा किए गए कार्य और उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर सभी पक्षकार, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य, जिनका व्यवसाय से संबंध होता है, वे उन पर विश्वास कर सकते हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट पर विश्वास करने वाले लोगों में अंशधारी भी होते हैं, संचालक भी होते हैं, लेनदार होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सरकार भी होती है और यहाँ तक कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो भी होती है। तो अंशधारी अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यह विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा जो राशि कंपनी में विनियोजित की गई है उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है और अंशधारियों का उनके द्वारा मतलब अंशधारियों के द्वारा जिन संचालकों का अपॉइंटमेंट किया गया है, जिनकी नियुक्ति की गई है, उनमें उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है। आप जानते हैं कि कंपनी लॉ बोर्ड जो होता है, क्यों कंपनी लॉ में आपने पूरा पढ़ा होगा, कंपनी लॉ बोर्ड का भी मत है कि कंपनियों का अंकेक्षण ऊंचे स्तर का होना चाहिए। ऊंचे स्तर का मतलब हाई लेवल का होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कंपनी के मामलों में जो ईमानदारी का स्तर है वो भी ऊंचा बना रहेगा। अब अपन अंशधारियों के लिए इसका क्या महत्व है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और हर एक स्वामी या हर एक अंशधारी कंपनी के लेखा पुस्तकें नहीं देख सकता। इसलिए वे अपने प्रतिनिधि के रूप में अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं, जो लेखों की जांच करता है। और अंकेक्षक को जब वो नियुक्त कर देता है, अंशधारी जब उन्हें नियुक्त कर देते हैं, तो उस अंकेक्षक की नियुक्ति से अंशधारियों को कई प्रकार के लाभ पहुंचते हैं। जैसे उन्हें ये ध्यान रहता है कि विनियोजित पूंजी का सही ढंग से प्रयोग किया गया है या नहीं, उनके हित सुरक्षित है या नहीं, इनकी जानकारी मिल जाती है। नंबर 2, अंशधारियों का संचालकों में विश्वास दृढ़ हो जाता है। और लास्ट में निर्गमित अंशों को क्रय करना है कि नहीं करना है, इसके संबंध में निर्णय लेना है,
तो भी अंशधारी ले सकते हैं, भावी विनियोजक भी जो अंशधारी बनना चाहता है वो ले सकता है। यह अंशधारियों के लिए महत्व हो गया। इसी तरह से संचालकों के लिए क्या महत्व है अंकेक्षण प्रतिवेदन का? संचालक नीति निर्धारण करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से संचालकों को यह जानकारी मिल जाती है कि कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और कर्मचारी ईमानदारी और कुशलता से काम करते हैं। ये महत्व है संचालकों के लिए। लेनदारों के लिए क्या महत्व है? लेनदार कौन होते हैं? जो कंपनी को उधार माल देते हैं। तो लेनदारों का कंपनी के प्रति विश्वास दृढ़ होता है क्योंकि एक निष्पक्ष और दक्ष व्यक्ति द्वारा इसकी ऑडिट की गई है और वह व्यक्ति यदि कंपनी की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है तो उसके आधार पर कंपनी को उधार की सुविधा, ऋण की सुविधा आसानी से मिल जाती है। तो ये लेनदारों का फायदा है। लेनदारों के लिए महत्व है कि उनको कंपनी के बारे में सही जानकारी एक ऐसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और दक्ष व्यक्ति द्वारा मिल जाती है जो कि अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा उस कंपनी में उधार माल देने के रूप में, ऋण देने के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। कर्मचारियों के लिए क्या महत्व है? कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी के लिए इनका क्या महत्व है कि कर्मचारी अंकेक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से ये पता लगा लेते हैं कि कंपनी को कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कंपनी की क्या पोजीशन है। तो ऐसी दशा में उन्हें पता चल जाता है कंपनी को लाभ अच्छा हो रहा है तो उन्हें भी बोनस, वेतन वृद्धि आदि आसानी से मिल जाएगी। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से इसे कर्मचारियों की कुशलता और ईमानदारी का प्रमाण ऑडिट रिपोर्ट होती है यदि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के लिए क्या महत्व है कि सरकार इस प्रतिवेदन के आधार पर यह जान जाती है कि विनियोजित पूंजी है वो सुरक्षित है, संचालकों के हाथ में अंशधारियों का हित सुरक्षित है और संचालक अंशधारियों का शोषण नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जो असेसिंग अथॉरिटीज है या कर निर्धारण अधिकारी है उनके लिए महत्व ये है कि अंकेक्षण हो जाने के बाद आयकर है, धनकर, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स के जो अधिकारी हैं उसको अपन असेसिंग ऑफिसर या ITO कहते हैं, वे आय और धन का सही निर्धारण आसानी से कर लेते हैं और उनको ये ध्यान रहता है, पता रहता है खातों में गड़बड़ी नहीं। इसके बाद ये चीज़ आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। ऑडिट रिपोर्ट क्या है वो बता दी, विशेषताएं पूछी जा सकती है बता दी, अंकेक्षण प्रतिवेदन का महत्व बता दी। अब आपके पूछे जाने वाली चीज़ है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में लिखी जाने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं। तो अंकेक्षण प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम के अनुसार लेखों के संबंध में अंकेक्षक का मत पूछा जाता है। मतलब एक अंकेक्षक का मत लेखों के संबंध में क्या है उसकी जानकारी अंकेक्षण प्रतिवेदन में मिलती है। नंबर 2, सूचना एवं स्पष्टीकरण की जानकारी इसमें मिलती है। नंबर 3, अंकेक्षक ये ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से बताता है कि जो भी उसने ऑडिट किया उसमें कोई नकारात्मक पहलू तो नहीं है। इसी तरह से लेखा मानकों की पालना हो रही है या नहीं इसकी भी वो जानकारी ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा देता है। और लास्ट में अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है तथा अंकेक्षण रिपोर्ट कंपनी की साधारण सभा में पढ़ता है। तो ये कुल मिला के अति महत्वपूर्ण जो 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखा जाता है, मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। पहला है लेखों के संबंध में अंकेक्षक का मत। मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में क्या क्या चीज़ें लिखी जानी चाहिए। नंबर 1,
लेखों के संबंध में अंकेक्षक का मत क्या है, अकाउंट्स के बारे में ऑडिटर की राय क्या है, एडवाइस क्या है, वो लिखी जाती है। उसमें वो लिखता है कि उसकी राय में उसको सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं और कंपनी के खाते कंपनी अधिनियम द्वारा चाही गई निर्धारित विधि से बने हैं और समस्त सूचनाएं देते हैं। कंपनी का चिट्ठा कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में और लाभ हानि खाता सही लाभ और हानि के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें दी जाती है वो है सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण की प्राप्ति, अर्थात अंकेक्षक ये कहता है उसे वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उसकी जानकारी में और उसके विश्वास में अंकेक्षण कार्य के लिए जरूरी थे। इसी तरह अधिनियम के अनुरूप कंपनी ने लेखा पुस्तकें और विवरण रखे हैं। इसी तरह चिट्ठा और लाभ हानि खाता लेखा पुस्तकों तथा विवरणों से मेल खाता है। और पांचवी चीज, कंपनी अधिनियम के संदर्भ में जो लेखा मानक हैं उनकी अनुपालना लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने के संबंध में की गई है। और लास्ट, संचालक जो भी नियुक्त हुए हैं वे संचालक के रूप में नियुक्ति के योग्य हैं। ये पॉजिटिव चीज़ लिखी जाती है और ये नेगेटिव हो जाती है तो उसका अगले पॉइंट में अपन उल्लेख करेंगे, जिसको कहेंगे तीसरा पॉइंट है अंकेक्षक द्वारा कारणों का उल्लेख। यदि अपन ने ये जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया उसमें से कोई भी चीज़ नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो भी अंकेक्षक को अपने प्रतिवेदन में लिखना चाहिए। मतलब जो अपन ने अभी दूसरे पॉइंट में डिस्कस किया उसमें कोई नेगेटिव आएगी तो वो तीसरे में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट था कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, दूसरा था 143(1) के अनुसार, तीसरा था 143(4) के अनुसार। धाराएं लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब चौथा पॉइंट है लेखा मानकों की पालना। यह धारा 133 है। तो अंकेक्षक को अपने प्रतिवेदन में ये लिखना होता है कि कंपनी का लाभ हानि खाता चिट्ठा लेखा मानकों की अनुपालना कर रहे हैं, लेखा मानकों के अनुरूप हैं। इसी तरह ये भी लिखना होता है कि लेखा मानकों की अनुपालना नहीं की जाई गई है तो उसके कारण कितना विचलन आया है, मतलब लेखा मानकों से कितना वेरिएशन आ रहा है और विचलन के कारण क्या है, और विचलन से वेरिएशन से वित्तीय प्रभाव कितना उत्पन्न हुआ, ये भी आपको उसमें देना पड़ता है। और लास्ट में आप पूछ सकते हैं लेखा मानक होते क्या हैं। कि लेखा मतलब मानक वे स्टैंडर्ड्स हैं जो IICA द्वारा जो सिफारिश की गई और जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार ये बने हुए है नहीं खाते। फिर है रिपोर्ट पर हस्ताक्षर। ऑडिट रिपोर्ट पर वही व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है जिसकी नियुक्ति अंकेक्षक के रूप में की गई है। यदि इंडिविजुअल व्यक्ति है तो वही कर सकता है। साझेदारी फर्म को नियुक्त किया तो कोई भी साझेदार अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसके बाद लास्ट में छठा पॉइंट है अंकेक्षण प्रतिवेदन का पढ़ा जाना। तो अंकेक्षण प्रतिवेदन यदि कंपनी की ऑडिट है, क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के हिसाब से ही है, तो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को कंपनी की साधारण सभा में अंकेक्षक पढ़ता है और सदस्यों के निरीक्षण हेतु ऑडिट रिपोर्ट खुली रहती है। तो ये 6 पॉइंट हैं जो 7 नंबर के पूछे जा सकते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में लिखी जाने वाली बातें क्या है, ये मैंने आपको बता दी। ये भी पूछा जा सकता है 7 नंबर में, जो पहले पॉइंट का ही एक पार्ट है जिसको अलग तरीके से पूछते हैं। अपन ने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि चिट्ठा कंपनी की सही आर्थिक स्थिति का लाभ हानि खाता उस वर्ष के लाभ और हानि का सही और उचित ट्रू एंड फेयर चित्र प्रस्तुत करते हैं।
तो अब बात आती है सही और उचित का मतलब क्या है, ये पूछा जाता है कई बार। सही और उचित, ट्रू एंड फेयर का स्पष्टीकरण क्या है। तो सही और उचित शब्दों के प्रयोग से अपन क्या समझते हैं। सही और उचित का मतलब है कि कंपनी के सदस्यों का संबंध उसकी वास्तविक स्थिति से होता है, जिसकी पूर्ति उचित शब्द से होती है। और टेक्निकल में मैं आपको नहीं ले जाता, सही और उचित का बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप मीनिंग समझते हैं कि सही और उचित का मतलब है, नंबर 1, कंपनी का लाभ हानि खाता और चिट्ठा प्रमाप सिद्धांतों स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स के आधार पर बनाए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, पूंजी और आगम में उचित अंतर किया गया। पूंजी का मतलब पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, इन सब से लिया जाता है। पूंजी और आगम में सही अंतर किया गया है। नंबर 3, कंपनी का जो बैलेंस शीट या चिट्ठा है उसमें कोई गुप्त संचय बना हुआ नहीं है और वो दिखावटीपन उसमें नहीं है। चौथा पॉइंट इसमें आएगा कि चिट्ठा और लाभ हानि खाता मतलब बैलेंस शीट और P&L अकाउंट कंपनी अधिनियम के अनुसार ही बनाए हुए हैं। उसके बाद पॉइंट आएगा, जो भी दायित्व दिखाए गए हैं वो सही है और संदिग्ध दायित्वों का पर्याप्त आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट इसमें आएगा, जो अचल संपत्ति है वो कंपनी के नाम से है, वर्तमान में फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया गया, वो विद्यमान है और उसका मूल्यांकन भी उचित तरीके से किया गया। अगला बिंदु इसी में है, लेखा पुस्तकें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांतों और नियमों के अनुसार रखी गई है, लिखी गई है। और लास्ट, कंपनी द्वारा जो भी खर्चे किए गए हैं वे उचित हैं और उनको अधिकृत किया गया है और कंपनी के कार्य के लिए ही किए गए हैं। तो ये ट्रू एंड फेयर का मीनिंग बता दीजिए। अब एक लेक्चर और बनाते हैं जिसमें आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, उनमें अंतर और ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है इसके बारे में जानकारी देता हूँ मैं।